नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 89 है उसके सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं कि करके क्वेश्चंस कौन कौन से इस मॉक टेस्ट के अंदर आपके आए थे। सबसे पहला अपना मॉक टेस्ट का क्वेश्चन ये है कि 11 दिनों तक चलने वाला जो प्रसिद्ध जो आपका धनु जात्रा फेस्टिवल है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा खुला रंगमंच के रूप में भी जाना जाता है। इसको किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? एक्चुअल में ये जो आपका दोस्तों ये जो फेस्टिवल है ये फेस्टिवल है आपका उड़ीसा का। कहाँ का फेस्टिवल है? उड़ीसा का। ये जनरली आपका जो फेस्टिवल है वो दिसंबर या जनवरी के महीने के अंदर मनाया जाता है। इसमें 11 दिन तक कार्यक्रम चलता है जिसमें सबके सामने एक रंगमंच सा लगता है। उसमें एक श्री कृष्ण बनते हैं, एक कैरेक्टर भगवान कंस का कैरेक्टर, वो भगवान क्या बोलो राक्षस कंस का कैरेक्टर फॉलो करता है। और उसके बाद एक जैसे रामलीला नहीं होते वैसे वैसे कृष्ण और कंस की एक लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है, थिएटर के रूप में। तो इसको 11 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसी को बोलते हैं धनु जात्रा फेस्टिवल, ठीक है। तो ये 11 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है और ये इसका संबंध अगर पूछे किस राज्य से है तो इसका संबंध है आपके उड़ीसा से है, ठीक है। और ये याद रखना वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर के रूप में इस फेस्टिवल को माना जाता है। नेक्स्ट अगला देखो, थिएटर समझ रहे हो ना, एक रंगमंच। रामलीला नहीं होती, रामलीला में क्या है, थिएटर ही तो है, थिएटर आर्ट ही तो होता है उसके अंदर, वैसे वैसे ये भी एक थिएटर आर्ट का फेस्टिवल है। नेक्स्ट अगला देखो, कलकत्ता का जो बीबीडी बाग है या जो डलहौजी क्षेत्र है उसमें करेंसी बिल्डिंग का जो निर्माण है वो किस वर्ष के अंदर शुरू हुआ था? क्वेश्चन क्या मैं आपको बताता हूँ। कलकत्ता शहर के अंदर एक बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र के रूप में एक एरिया एक बिल्डिंग है, ठीक है। और उस बिल्डिंग के अंदर करेंसी वगैरह जो अपने सिक्के वगैरह या नोट वगैरह छापने का काम होता था। और इस बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो 1833 में हुआ था। कई सालों तक ये अंग्रेजों का एक बैंक के रूप में ये बिल्डिंग यूज में ली जाती थी, ठीक है। और अब तो वर्तमान में तो बहुत पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर में ले रखा है इस बिल्डिंग को। तो इस बिल्डिंग का काम कब से शुरू हुआ था? 1833 से। और इस बिल्डिंग में अंग्रेजों के टाइम क्या होता था, यहाँ पर नोट छापने सिक्के बनाने का काम किया जाता था। नेक्स्ट अगला देखो, महाराजा स्वाई सिंह सेकंड ने नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष के अंदर करवाया था? अब देखो इसको अपन कैसे दिमाग लगा सकते, थोड़ा सा याद रखना। देखो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो सवाई जय सिंह सेकंड है इन्होंने ही 1727 के अंदर जयपुर शहर को बसाया था। इससे पहले जयपुर शहर कोई था ही नहीं, उससे पहले आमेर था। आमेर से आगे चलकर थोड़ा सा निकलते ही आमेर से जो जयपुर शहर है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? महाराजा स्वाई सिंह सेकंड ने। कब? 1727 में। तो इसका मतलब स्वाई सिंह सेकंड ने इन्हीं सालों के आसपास ही कोई और भी काम किए होंगे। अब 1727 के आसपास सबसे नजदीक का साल कौन सा है? तो वो है 1734। तो बस तो जो नाहरगढ़ के किले का निर्माण है वो स्वाई सिंह सेकंड ने कब करवाया दोस्तों? 1734 में। 1734 में। थोड़ा सा आप लिंक इस तरह से क्रिएट करके भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस एक शैक्षणिक संस्थान ने, किस आईआईटी ने के रिसर्चर्स ने, शोधकर्ताओं ने विद्युत गतिक धारा वैभव है ना, इलेक्ट्रोकाइनेटिक स्ट्रीमिंग पोटेंशियल नामक एक प्रोजेक्ट इस टेक्नोलॉजी पर आधारित एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है नैनो स्केल परिघटना, है ना। उसका प्रयोग करके छोटे स्तर पर जैसे टंकी से बहते हुए पानी है ना, उसमें जैसे नल से बहता हुआ पानी है, इस पर दोस्तों इन्होंने क्या किया, प्रयोग करके और इससे एनर्जी बनाने का काम किया है। कुल मिला के क्या है कि जैसे नल से पानी बह रहा है, ठीक है, या छोटी छोटी जगहों पे कोई पानी बह रहा है, उससे भी हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों किस आईआईटी संस्थान ने दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर काम किया है? तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी। क्या आएगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा आपका आईआईटी गुवाहाटी। क्लियर है? गुवाहाटी कहां पर है? असम में। कैपिटल नहीं है गुवाहाटी असम की, असम की कैपिटल तो दिसपुर है, गुवाहाटी वहां का बड़ा फेमस शहर है। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सी नदी दोस्तों जो दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जिसका नाम है तिरुटनी, है ना, तिरुटन्नी, है ना, तिरुटन्नी से होकर बहती है, या ये भी कह सकते हैं कि तिरुटन्नी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ आपका एक पर्यटन स्थल है, ठीक है, एक तीर्थ पर्यटन स्थल है। तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या दोस्तों, पहले तो तिरुटनी के बारे में जान लो। ये जो आपका एक नगर है जिसका नाम है, बताओ क्या नाम है जिसका नाम है तिरुटन्नी। दोस्तों ये आपका तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है तिरुवल्लुर। क्या नाम है दोस्तों? तिरुवल्लुर, ठीक है। तिरुवल्लुर करके एक दोस्तों जिला है, और ये तिरुवल्लुर जिला कहां पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपके तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में तिरुटनी करके एक दोस्तों तीर्थ स्थल है, और ये कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये है आपके नंदी नदी के किनारे।
कौन सी नदी के किनारे? नंदी नदी के किनारे है दोस्तों, नंदी नदी के किनारे है। अब इसकी खास बात क्या है, ये कैसे फेमस तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों भगवान शिव जी की अगर अपन बात करते हैं तो शिव जी के जब पुत्रों की बात करते हैं, शिव जी और पार्वती माता के पुत्रों की, तो उनके एक तो पुत्र गणेश जी थे और एक उनके पुत्र कौन से थे दोस्तों? कार्तिकेय जी। यही कार्तिकेय जी दोस्तों साउथ में आकर यहीं पर तपस्या वगैरह करने लगे और फिर कहते साउथ में ही रह गए। इसलिए कार्तिकेय जी को इतना अपन नहीं देखते, नॉर्थ इंडिया में इनकी इतनी पूजा नहीं होती जितनी इनको मान्यता है साउथ इंडिया में। और इन्हीं कार्तिकेय भगवान को दोस्तों साउथ में भगवान मुरुगन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इन्हीं कार्तिकेय जी भगवान को साउथ इंडिया में आप देखोगे तो भगवान मुरुगन के नाम से इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह भी की जाती है। और इन्हीं भगवान मुरुगन का फेमस टेम्पल है, फेमस मंदिर है कहाँ पर? आपके तिरुटनी। और तिरुटनी कहाँ पड़ता है? तिरुवल्लुर का है तमिलनाडु में, इसलिए ये फेमस एक तीर्थ स्थल है। और हमसे पूछा जाए तिरुटनी कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? तो तिरुटनी आपके नंदी नदी के किनारे है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, सरकारी नियमों के अनुसार दोस्तों अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 15 जून तक अग्रिम कर का कितना प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होती है? क्या है, मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे थे। देखो ध्यान से समझना, क्या क्या कहानी ठीक है नहीं है, ठीक है। होता क्या दोस्तों, आपको महीने याद रखने हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जून से, ठीक है। तारीख ले लो 15 तारीख, फिर 3 महीने जोड़ो, जून छठा महीना हो तो 3 महीने जोड़ो 9वां महीना, मतलब कौन सा हो जाएगा? 15 सितंबर। फिर 3 महीने और जोड़ो 15 दिसंबर। फिर 3 महीने और जोड़ो 15 मार्च। क्योंकि अपने को पता फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये कहानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। दोस्तों एक वर्ड होता है एडवांस टैक्स। कौन सा वर्ड होता है आपका? एक वर्ड होता है एडवांस टैक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्रिम कर। अग्रिम कर ये क्या होता है? इनकम, इंसान की जो रेगुलर इनकम होती है ना, उस पर जो टैक्स लगता है तो इनकम टैक्स है। उसके अलावा अगर कोई अन्य स्रोतों से उसको इनकम प्राप्त हो रही है, ठीक है, जैसे कोई अगर कैपिटल प्रॉफिट कहीं हो रहा है या कहीं कोई लॉटरी वॉटरी लग गई या कुछ भी अदर सोर्स से अगर उसको कोई कहीं से पैसा मिल रहा है, उस पर जो टैक्स देता है वो जनरली कहलाता है आपका कौन सा टैक्स कहलाता है व्यक्ति का? वो कहलाता है उसका एडवांस टैक्स, बोले तो अग्रिम कर। अब उसका क्या सीन है भाई? इनकम टैक्स तो जनरली हर महीने हमारा कट रहा है, इस तरीके से सारा सीन है, लेकिन जो एडवांस टैक्स है उसको पे करने का क्या सीन है? तो गवर्नमेंट कहती है, क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि 15 जून तक आपको जितना आपका एडवांस टैक्स है ना, उसका कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर का जितना एडवांस टैक्स बनता है उसका कम से कम 15 जून तक आपको पे कर देना है। कितना बताओ? 15%। कितना परसेंट दोस्तों? 15%, ठीक है। या इसको बोलो नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स मतलब 15 जून तक आपका एडवांस टैक्स का 15% से कम नहीं होना चाहिए। 15% तक तो आपको पे करना ही करना है आपका एडवांस टैक्स का। अगर यही एग्जामिनर हमसे पूछता कि 15 सितंबर तक बताओ एडवांस टैक्स का कितना परसेंट पेमेंट करना ही करना है आपको गवर्नमेंट को, तो दोस्तों इसका है आपका 45%। अगर 15 दिसंबर तक आपका कितना एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए, पूरा जितना बना है उसका, तो दोस्तों 75%। और 15 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च को तो फाइनेंशियल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें बोला 15 मार्च तक आपका जितना एडवांस टैक्स बना है वो 100% आपका क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? पे हो जाना चाहिए। अब समझ में आया? हमसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? 15 जून तक दोस्तों कितना एडवांस टैक्स आपका जमा हो जाना चाहिए, तो 15 जून तक तो 15%। अगर 15 सितंबर तक बोलता तो 45%, ठीक है। और 15 दिसंबर तक बोलता तो 75%। और दोस्तों आपका 15 मार्च तक बोलता तो आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 100%। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। क्लियर है? डन है? ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है। सरकारी नियमों के अनुसार अग्रिम कर एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति 15 जून तक कितना एडवांस टैक्स का प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होती है? तो 15 जून तक का बोला है, तो दोस्तों उत्तर क्या आ जाएगा आपका? उत्तर आ जाएगा 15%। और 15 सितंबर तक बोलता तो उत्तर आता आपका 45%। 15 दिसंबर तक बोलता तो 75%। और 15 मार्च तक बोलता तो उत्तर आता आपका 100%। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ये एसएससी का सीजीएल के साथ 2020 का पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे ज्यादा वन दोस्तों किसके पास है? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट। तो दोस्तों अगर अपने एरिया के हिसाब से देखें तो बाय एरिया दोस्तों सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है। जो लास्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 की, उसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो आपके जो हमारे पास फॉरेस्ट है बाय एरिया, तो वो सबसे ज्यादा किसके पास है दोस्तों? मध्य प्रदेश के पास है। नेक्स्ट अगला, भारतीय रेलवे ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर को एक ही नंबर में एकीकृत कर दिया है, वो नंबर क्या है?
अगर इंडियन रेलवे से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या होती है तो आपने भी जरूर कई बार टिकट कराया होगा, उसके बाद या तो कैंसिल कराया तो आपका रिफंड नहीं हुआ हो या कोई भी समस्या हो, तो हम किस पर डायल करते हैं दोस्तों? 139 पे। रेलवे से रिलेटेड कोई भी समस्या हो 139 पे डायल कर दो, बस। किस पे? 139 पे, 139 पे डायल कर दो। नेक्स्ट अगला, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कौन सा होता है? सन से जो दोस्तों लाइट निकलती है वो कौन से कलर की होती है दोस्तों? उसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। सूर्य से निकलने वाली लाइट को कौन सी लाइट बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं व्हाइट लाइट, जिसके खुद के अंदर दोस्तों कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, वही वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में बोले तो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और आपका लाल। ये जब सातों रंग दोस्तों मिक्स होते हैं तो उसी को बोलते हैं व्हाइट लाइट, और यही सूर्य से क्या होती है दोस्तों? निकलती है। तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश कैसा माना जाता है? सफेद। और इसी व्हाइट लाइट के अंदर ये सातों के सातों रंग मर्ज होते हैं। इन सातों रंगों के मिक्सर को ही बोलते हैं व्हाइट लाइट। डन? ओके। नेक्स्ट अगला देखो कि भौतिकी में वो कौन सा नियम है दोस्तों जो कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? जस्ट लास्ट वाली एसटी के अंदर दोस्तों मैंने आपको समझाया था, यह है आपका एवोगाद्रो का नियम। क्या है एवोगाद्रो का नियम? क्या कहता है? एवोगाद्रो का नियम कहता है जैसे आपने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, ये एक बर्तन ले लिया, मैंने आपको तभी तो कल ही एग्जांपल लेके समझाया था। जैसे माना ये मैंने एक 100 ml का बर्तन ले लिया। अब मैंने देखा कि यार मैं इसके अंदर ना नाइट्रोजन गैस डालता हूं। जैसे मैंने इसके अंदर कौन सी गैस डाली दोस्तों? नाइट्रोजन गैस डाली। अब मेरे को इसको 100 ml का बर्तन है, उसको मेरे को पूरा नाइट्रोजन गैस से भरना है। मैंने इसको पूरा नाइट्रोजन गैस से भरा। बाद में जब मैंने इसके एक एक अणुओं की काउंटिंग की, ऐसे एक गिनती से नहीं करते, साइंटिफिकली जब मुझे पता चला तो मुझे पता चला इस 100 ml के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है इसके कितने अणु आए। मैंने माना एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कितना है, 1 लाख अणु आए, ठीक है। अब मैंने एक और दोस्तों 100 ml का बर्तन लिया, हाँ, लेकिन आसपास की फिजिकल कंडीशन में भी चेंज होना चाहिए, कमरे का ताप दाब वही सेम रहना चाहिए। फिर मैंने दोस्तों एक 100 ml का और लिया। क्या लिया दोस्तों? बर्तन लिया। इस बार दोस्तों इसके अंदर जो मैंने गैस डाली वो डाली हाइड्रोजन। अब मुझे ये चेक करना है इसी 100 ml के बर्तन में हाइड्रोजन के कितने अणु आएंगे। तो हाइड्रोजन के अणु की भी जब मैंने संख्या देखी तो पता चला इसकी संख्या भी कितनी हुई? 1 लाख। तो एवोगाद्रो ने क्या कहा? अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर की कंडीशन हो तो समान आयतन, ये भी 100 ml का बर्तन है, ये भी 100 ml का बर्तन है, उसमें आने वाले चाहे कोई सी भी गैस क्यों ना हो, चाहे कोई सी भी गैस क्यों ना हो, उनके सभी के अणुओं की संख्या क्या होगी दोस्तों? समान होगी। तो ये नियम किसका था? ये नियम है दोस्तों एवोगाद्रो का नियम। किसका नियम है दोस्तों? ये आपका नियम है एवोगाद्रोस लॉ, बोले तो एवोगाद्रो का नियम, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है दोस्तों जो पोंगल त्योहार है। कौन सा त्योहार है दोस्तों आपका? जो अगला हमारा क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार है। ये तमिलनाडु में जनरली 4 दिन तक मनाया जाता है। तो पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? देखो दोस्तों, अगर पूछे ओणम, ओणम त्योहार कहाँ का दोस्तों? तो ओणम हम सब जानते हैं कहाँ का दोस्तों? ओणम है आपका केरल का। जबकि पोंगल कहाँ का त्योहार है दोस्तों? तो पोंगल मेनली तो तमिलनाडु, बाकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मनाया जाता है। तो पोंगल त्योहार कहाँ का दोस्तों मेनली? तो वो है आपके तमिलनाडु का, ठीक है। अब इसमें सर्दियों की फसल जब कटाई पे आती है दोस्तों, तो उसकी खुशी में दोस्तों ये पोंगल त्योहार मनाया जाता है। पोंगल त्योहार जनरली दोस्तों मना कब जाता है? तो इसकी शुरुआत मकर संक्रांति से हो जाती है। मतलब कब से? 14 जनवरी से, जिस दिन हम शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं, क्या मनाते हैं दोस्तों? मकर संक्रांति करके जो फेस्टिवल मनाते हैं। 14 जनवरी से दोस्तों इस त्योहार की क्या हो जाती है? शुरुआत। और ये जनरली 4 दिन तक चलता है। 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी, 4 दिन तक दोस्तों ये फेस्टिवल चलता है। और चारों दिनों को दोस्तों अलग अलग नामों से क्या करते हैं अपन जानते हैं, ठीक है। पहले 14 जनवरी को दोस्तों जो आपका पोंगल मनाया जाता है उसको बोलते हैं भोगी पोंगल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भोगी पोंगल। ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड डे दोस्तों जो हम मनाते हैं उसको बोलते हैं सूर्या पोंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं सूर्या पोंगल। डन। थर्ड डे पे जो दोस्तों हम मनाते हैं उसको बोलते हैं मट्टू पोंगल। क्या बोलते हैं? मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल, ठीक है। और जो चौथे दिन दोस्तों आखिरी दिन हम मनाते हैं उसको बोलते हैं आपका, एक सेकंड, हाँ सही बिल्कुल। और आखिरी दिन दोस्तों जो हम मनाते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? उसको बोलते हैं कानुम पोंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों? आखिरी दिन जो मनाते हैं उसको बोलते हैं कानुम पोंगल। अब बताओ हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिन तक चलता है। बिल्कुल। मकर संक्रांति 14 जनवरी से इसकी शुरुआत होती है, 4 दिन तक मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है। तो उसका चौथा दिन क्या कहलाता है ना? उसका चौथा दिन क्या कहलाता है? तो दोस्तों चौथा दिन कहलाता है आपका कानुम पोंगल। आज चौथा पूछा है, किसी एग्जामिनर में दिन तीसरा पूछेगा तो मट्टू, दूसरा पूछेगा तो सूर्या, और पहला पूछे तो दोस्तों उसका कहलाता है आपका भोगी पोंगल। कौन सा? भोगी पोंगल कहलाता है। शुरुआत कब होती है इस त्योहार की? 14 जनवरी, मकर संक्रांति वाले डे से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में। क्या? महाबलीपुरम में जो पंचरथ मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मैं आपको बता देता हूं दोस्तों,
महाबलीपुरम जो जगह है, कौन सी जगह है दोस्तों? महाबलीपुरम जो आपकी जगह है, ये कहाँ पड़ती है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ पे दोस्तों एक राजवंश ने शासन किया था जिसका नाम था पल्लव वंश। कौन सा वंश था दोस्तों? पल्लव वंश। जिसका दोस्तों एक शासक हुआ था जिसका नाम था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इस बंदे ने क्या किया, लगभग 7th and 8th शताब्दी में या सेंचुरी में इंग्लिश में बोलो तो, इसने क्या किया, इस महाबलीपुरम नामक जगह पे बड़ी बड़ी क्या थी, चट्टानें थी। उन चट्टानों को काटा, उन चट्टानों को क्या किया, उन रॉक्स को, उन चट्टानों को क्या किया दोस्तों, उन चट्टानों को इसने क्या किया, उन चट्टानों को काट कर, उन चट्टानों को काटकर रथ का आकार देकर, रथ का आकार देकर एक मंदिर नुमा शैली के आकृतियां बनाई जिसको अपन रथ मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रथ मंदिर। ऐसे उसने कितने रथ मंदिर बनाए दोस्तों? ऐसे उसने 8 रथ मंदिर बनाए। कितने बनाए दोस्तों? 8। इन 8 रथ मंदिरों में दोस्तों 5 जो आपके रथ मंदिर है वो पांडवों को समर्पित है। इनमें से 5 जो रथ मंदिर है वो किसको समर्पित है दोस्तों? पांडवों को। उनके नाम पर रखे गए, उनके नाम पर रखे गए। इन पांडवों में 5 नाम कौन से? आप बोले 5 पांडवों के नाम है? नहीं है, मतलब कैसे? आप देखो, इनमें एक तो रथ मंदिर है जिसका नाम है धर्मराज, धर्मराज युधिष्ठिर जो थे। दूसरे रथ मंदिर का नाम है दोस्तों क्या? भीम। तीसरे का नाम है क्या? अर्जुन। ठीक है। चौथे का नाम क्या है दोस्तों? नकुल सहदेव एक साथ है दोस्तों, नकुल सहदेव एक साथ है दोस्तों। तो फिर आप बोलो जब नकुल सहदेव एक साथ है तो फिर पांचवा दोस्तों रथ मंदिर है वो है द्रौपदी का। किसका है? द्रौपदी का। यह है आपके 8 रथ मंदिरों में से 5 दोस्तों किसको समर्पित है? पांडवों को। बात आई समझ में? इसमें इनमें सबसे जो बड़ा है दोस्तों वो सबसे बड़े भाई कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर वो है। और सबसे छोटा दोस्तों आपका रथ मंदिर है, स्मॉलेस्ट है, वो है आपका कौन सा? वो है द्रौपदी का। कौन सा है? द्रौपदी का। क्लियर है? ये मैंने पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आपको इसके बारे में अच्छे से दे दी। और आपको बता दूं, ये जो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है, ये जो महाबलीपुरम के दोस्तों, ये जो महाबलीपुरम के क्या है, ये जो महाबलीपुरम के आपके जो रथ मंदिर है दोस्तों, इनको 1984 में यूनेस्को द्वारा दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया जा चुका है, विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी दिया जा चुका है। भारत के अंदर ऐसे टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों? इंडिया में 43 है। उनमें से एक दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिर भी है जिनको ये मान्यता मिली है 1984 के अंदर, 1984 के अंदर। अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूरी की पूरी जानकारी मैंने दोस्तों इसके बारे में दी। अब जब भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अब बताओ क्वेश्चन क्या था? महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? राजवंश बोले तो दोस्तों उत्तर आ गया आपका पल्लव। राजा का पर्टिकुलर नाम पूछते तो उत्तर आता दोस्तों नरसिंह वर्मन फर्स्ट। क्या उत्तर आता? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। क्लियर है? डन है? तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको 1% भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट अगला देखो। अगला है बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इनमें तो आप ये कहने की जरूरत नहीं है, रिलायंस का आगे कोई टिक सकता है क्या? ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों। ठीक है, विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट द 10 लाख करोड़ मार्क इन मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो दोस्तों वो कंपनी कौन सी? आपकी रिलायंस कंपनी है। अगला, इनमें से कौन सा दोस्तों नेशनल पार्क जो पूर्वी हिमालय के अंदर एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? ठीक है, पूर्वी हिमालय, तो इतना तो बुद्धि लगो, पूर्वी हिमालय की बात हो रही है तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये अपन सब लोग जानते हैं कहां पर है? उत्तराखंड में। तो ये तो दिखते से पता चल रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं, तो ये तो उत्तर होने से रहा। बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों अगर आपने पढ़ा हो तो ये आपके कर्नाटक में है, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकता, तो ये भी उत्तर होने से रहा। जो अब यहां इन दोनों में कंफ्यूजन है, जो नामदफा नेशनल पार्क है दोस्तों, ये तो है आपके अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल, ये तो नॉर्थ ईस्ट में आता ही है। और अगला है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, बिल्कुल ये भी कहां है दोस्तों? ये आपके मणिपुर में है, और मणिपुर में है तो ये भी हो सकता है। अब कंफ्यूजन है नामदफा में और केबुल लामजाओ में, तो आपको याद रखना है इसमें जो बड़ा एरिया कंजर्वेशन एरिया है वो नामदफा नेशनल पार्क के पास है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो नॉर्थ वो जो आपका पूर्वी हिमालय है उसमें सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा आपका? वो है आपका नामदफा नेशनल पार्क, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 2 नेशनल पार्क है। अगर अरुणाचल प्रदेश की अगर अपन बात करें, अरुणाचल प्रदेश की अगर अपन बात करें, यहाँ पर 2 आपके नेशनल पार्क हैं, 2 नेशनल पार्क हैं आपके। कौन कौन से 2 नेशनल पार्क है? तो एक तो अभी अपन ने देखा दोस्तों कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, और एक है दोस्तों मौलिंग नेशनल पार्क।
कौन सा है दोस्तों? एक है मोलिंग नेशनल पार्क। जबकि कंफ्यूज मत होना, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम नेशनल पार्क तो कहां पर है दोस्तों? ये आपके गोवा के अंदर है। कहां पर है? मोलेम नेशनल पार्क कहां पर? आपके गोवा में। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की एक खास बात क्या है अलग से, तो वो मैं आपको बता देता हूं, ये आपको पता भी होना चाहिए। जो आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो आपका केबुल जो लामजाओ जो नेशनल पार्क है, ये है कहां पर? पहली बात तो ये है दोस्तों मणिपुर में। दोस्तों ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब ये कईयों को लगेगा तैरता हुआ क्या, नेशनल पार्क कैसे तैरेगा? तैरने का मतलब ये कि दोस्तों इस नेशनल पार्क के अधिकांश जमीन दोस्तों वो पानी से ढकी हुई है। बीच में कहीं की जगह जमीन दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है वो जमीन फ्लोट कर रही है, ठीक है, तैर रही है उस पानी के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस नेशनल पार्क में पानी है तो पानी किसी न किसी झील या तालाब की वजह से आया होगा। तालाब तो इतना बड़ा होगा नहीं, लेकिन झील होगी या कोई नदी होगी। यस दोस्तों, इस नेशनल पार्क के अंदर एक बहुत ही फेमस झील है जो भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। पहली बात उसके बारे में खास बात क्या है दोस्तों? ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग बोले तो तैरता हुआ क्या है दोस्तों? नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है। यहां पर कौन सी झील है दोस्तों? बहुत ही फेमस झील है, मीठे पानी की झील है। इसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील, ठीक है। इस झील में दोस्तों एक घास भी पाई जाती है, इस झील में जहां जमीन है, ठीक है। उस घास का नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में कौन सी घास देखने को मिलती है, वो भी कई बार एग्जाम पूछी जाती है। उस घास का नाम है फुमडी। क्या नाम है दोस्तों? उस घास का नाम है फुमडी। यहां पर दोस्तों एक मृग भी देखने को मिलता है, एक डियर भी देखने को मिलता है, ठीक है, हिरण या मृग भी देखने को मिलता है, ठीक है। वो कौन सा डियर है दोस्तों जो अगर आपको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, जो बड़ा फेमस है दोस्तों? उसका नाम है संगाई। क्या नाम है? संगाई। अब याद रखना, संगाई से एक चीज और है, संगाई नाम से एक फेस्टिवल है, एक उत्सव भी है। वो भी अगर आपको पूछा जाए किस राज्य में मनाया जाता है, तो जब संगाई हिरण डियर कहां देखने को मिलेगा? मणिपुर में। तो संगाई फेस्टिवल भी कहां का फेमस है? मणिपुर का। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में बता दी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला हमसे पूछा है विज्ञान की वो शाखा जो चिरोपैडी है ना, उसका संबंध किससे है? विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों चिरोपैडी। हमसे पूछा चिरोपैडी का संबंध किससे है? तो याद रखना दोस्तों, जो चिरोपॉडी है, चिरोपॉडी का संबंध किससे है दोस्तों? पैरों से। पैरों से रिलेटेड कोई इलाज कर रहे हो या पैरों की कोई सर्जरी करा रहे हो, तो वो सब दोस्तों साइंस की कौन सी ब्रांच में आती है? वो सब आपकी दोस्तों आती है आपके चिरोपॉडी में। किस में आती है दोस्तों? वो आपकी चिरोपॉडी में आती है। क्लियर है? लीवर की स्टडी क्या कहलाती है दोस्तों? लीवर की स्टडी कहलाती है हेपेटोलॉजी। क्या कहलाती है दोस्तों? हेपेटोलॉजी। किडनी की स्टडी क्या कहलाती है दोस्तों? किडनी की स्टडी कहलाती है दोस्तों नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी या रेनालॉजी भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रेनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर की स्टडी अगर आपसे पूछा है तो लीवर की स्टडी आप बोलोगे दोस्तों क्या कहलाती है? आपकी हेपेटोलॉजी, ठीक है। जबकि आपकी किडनी की स्टडी क्या कहलाती है? तो किडनी की स्टडी आपकी हमेशा कहलाती है, क्या कहलाती है बताओ? आपकी नेफ्रोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? किडनी की स्टडी कहलाती है आपकी नेफ्रोलॉजी। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? डन है? चलो ठीक है। और पैरों से संबंधित होगा तो क्या हो जाएगा? चिरोपॉडी। बाकी लंग्स के लिए जनरली दोस्तों पल्मोनरी वर्ड अपन यूज करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन्स, इन सब का संबंध लंग्स से होता है, तो पल्मोनोलॉजी भी बोल सकते हैं। लंग्स की स्टडी क्या कहलाती है? पल्मोनोलॉजी, ठीक है, क्योंकि पल्मोनो वर्ड ही एक्चुअल में लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया। तो चिरोपॉडी याद रखना। चीराफाड़ी किसकी करनी? पैरों की करनी, उससे ऊपर चीराफाड़ी नहीं करनी है, तो पैरों की चीराफाड़ी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है कि 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो हम सबको पता होना चाहिए दोस्तों, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, जो भारत छोड़ो जो आंदोलन है, गांधी जी के 3 बड़े आंदोलनों में से एक, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। कहां पर? तो दोस्तों एक मैदान है जिसका नाम है ग्वालिया टैंक करके दोस्तों एक मैदान है, ठीक है। और ये मैदान आपके पड़ता है दोस्तों मुंबई में। कहां पड़ता है? मुंबई में। यहीं से दोस्तों महात्मा गांधी ने, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। चूंकि इस ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 8 अगस्त को।
8 अगस्त को, अगस्त महीने में, दैट्स वाई दोस्तों यहां से क्रांति हुई एक तरीके से, दैट्स वाई इसी ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? अगस्त क्रांति मैदान भी इसको बोलते हैं। अगस्त क्रांति मैदान भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई है। और कहां से? ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि मुंबई में, वहां से गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। चूंकि इस आंदोलन की शुरुआत अगस्त महीने हुई थी, दैट्स वाई इसी मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं। अब बताओ 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? तो अगस्त क्रांति, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग या प्रगति मैदान? तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? अगस्त क्रांति मैदान से। अगस्त क्रांति मैदान से। इन विच of the following locations was the Quit India movement launched by महात्मा गांधी in 1972? नहीं, ये गलत है साल, एक्चुअल में वो मिसप्रिंट हो गया होगा, 1942। तो उत्तर क्या आ जाएगा? अगस्त क्रांति मैदान। क्या उत्तर आ जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा अगस्त क्रांति मैदान। नेक्स्ट अगला देखो, अकबर की असफल राजधानी किसको कहा जाता है? दोस्तों अपने को पता है मुगलों की पहले जो राजधानी अकबर के समय थी वो क्या थी दोस्तों? आगरा। अकबर को लगा नहीं यार, अकबर ने एक नया शहर बसाया आपका फतेहपुर सीकरी, पास में, ज़्यादा दूर नहीं आगरा से। तो अकबर ने एक नया शहर बसाया जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। अकबर को लगा यार कि ये बढ़िया जगह है ना, यहीं वो धर्म की वाद विवाद प्रतियोगिता भी करवाता था, ज़्यादातर अपना समय यहीं बिताता था। तो अकबर को लगा यहीं राजधानी बना देते हैं। तो अकबर ने दोस्तों इसको राजधानी बनाया। हालांकि आगे मामला सफल नहीं हो पाया, फिर से मुगलों ने वापस आगरा को राजधानी बना दिया था बाद में। ठीक है, तो वो राजधानी कौन सी थी दोस्तों आपकी? वो थी फतेहपुर सीकरी, अकबर की असफल राजधानी। विश्व की पहली यूनिवर्सिटी के रूप में किसको जाना आता है? तो उसमें जो सबसे क्या होगी दोस्तों? जो पुरानी होगी, है ना। अगर हमसे पूछा जाता है वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के रूप में किसको जाना जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सबसे पुरानी है दोस्तों, वो सबसे पुरानी कौन सी है? तक्षशिला। तक्षशिला जो आपकी विश्वविद्यालय है वो वर्ल्ड का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट अगला, भारत में पूर्णतः स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? अब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है दोस्तों। पूर्णतः तो वैसे तो उत्तर कंचनजंगा भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं कंचनजंगा कुछ पार्ट थोड़ा, कंचनजंगा है कहां पर? कंचनजंगा आपके है सिक्किम के अंदर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,591 मीटर, जो कि वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, लेकिन कहते हैं इसका कुछ पार्ट थोड़ा सा नेपाल के अंदर भी जाता है, इसलिए इसको पूर्णतः कई लोग मानते नहीं है कि भारत के अंदर है। तो फिर पूर्णतः भारत के अंदर अगर देखें, माउंट एवरेस्ट तो प्योर पर आपके नेपाल के अंदर है। गॉडविन ऑस्टिन ये अभी वर्तमान में इंडिया के पास है नहीं दोस्तों, ये पीओके के अंदर है, इसी को अपन K2 भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी 8,611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये आपके कहां पर है? नेपाल के अंदर है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों ये जो K2 जिसको अपन कहते हैं, ये हमारे पास नहीं, ये अभी कश्मीर के उस हिस्से में जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाले कश्मीर में, तो ये इंडिया में है नहीं, ये इंडिया में है नहीं। कंचनजंगा वैसे तो मैंने जितना पढ़ा उतना सिक्किम ही है, लेकिन कई बुक्स कहती है इसका कुछ हिस्सा नेपाल के अंदर भी है। तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है कि पूर्णतः भारत के अंदर जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो फिर आपकी नंदा देवी हो जाती है, क्योंकि नंदा देवी तो प्योर आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर है ये। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 7,816 मीटर। ये प्योर आपके उत्तराखंड के अंदर है। तो ये एंटायरली अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी अगर है ऑप्शन है तो फिर चिपका देना चाहिए अपने को नंदा देवी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, सोया प्रदेश किसको कहते हैं? सोया प्रदेश मतलब जहां पर सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और सोयाबीन के लिए, दालों के लिए तो अपन जानते हैं, जाना जाता है। कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश। तो सोया प्रदेश किसको कहते हैं दोस्तों? सोया प्रदेश के रूप में हम जानते हैं, किसको जानते हैं? सोया प्रदेश के रूप में हम जानते हैं मध्य प्रदेश को। याद रखना, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और सोयाबीन से संबंधित अगर क्रांति कौन सी? तो जितने भी तेलीय बीज हैं, जितने भी तेलीय बीज हैं, ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स, अब चाहे वो तिलहन हो, दालें हो, मूंगफली हो, इन सब में अगर पूछे कौन सी क्रांति है तो दोस्तों पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति। इनमें जो इनका जब बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ था, हम बोले इसमें जो क्रांति है, इस कौन सी क्रांति बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीली क्रांति। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से? मध्य प्रदेश। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं? सोया प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को। अगला है विश्व सेरेब्रल पल्सी दिवस हर साल किस दिन मनाते हैं? तो दोस्तों इस त्यौहार को, मतलब इस चीज को दोस्तों, त्यौहार तो क्या बोलूंगा, त्यौहार थोड़ी कोई, ये एक डे है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है कब? हर साल 6 अक्टूबर को। अब कोई बोलेगा सर हमको समझ भी नहीं आई ये है क्या सेरिब्रल पल्सी? तो देखो दोस्तों, इतनी बुद्धि तो आप पे होना चाहिए। एक वर्ड लिखा हुआ है सेरिब्रल, इतनी तो आपने पढ़ाई की होगी। सेरिब्रल जो आपका वर्ड होता है, ये वर्ड किसके लिए यूज होता है? ब्रेन के लिए। ब्रेन का एक हिस्सा है, किसके लिए यूज होता है? ब्रेन के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारा ब्रेन है, ब्रेन से भी दोस्तों बहुत सारी नसें, मसल्स जुड़ी हुई है।
कभी कभी क्या होता है, कुछ मसल्स है जो ब्रेन से जो रिलेट करती हैं, जो ब्रेन से संबंधित हैं, वो कमजोर नसें होती हैं, वो अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, जिससे इंसान मानसिक रूप से दोस्तों प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। और ऐसी ही एक बीमारी होती है जिसको अपन कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी के अंदर एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, सेरिब्रल पाल्सी एक तरीके का दोस्तों एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कैसा है दोस्तों, ये एक न्यूरोलॉजिकल क्या है दोस्तों, डिसऑर्डर है। ये एक दोस्तों मस्तिष्क का विकार है जिसमें इंसान के अंदर दोस्तों देखो नाम क्या है, सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल तो वर्ड किसके लिए यूज होता है, मसल्स के लिए। दोस्तों पाल्सी वर्ड जनरली यूज होता है किसके लिए, मसल्स के लिए। मसल्स बोले तो किसके लिए यूज होता है दोस्तों, हमारी मांसपेशियों के लिए। ये वर्ड किसके लिए यूज होता है, ये वर्ड एक्चुअल में यूज होता है दोस्तों मांसपेशियों के लिए। और जनरली कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कहाँ की, ब्रेन की, मस्तिष्क की कुछ मांसपेशियों के कमजोर होने की वजह से जो इंसान के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसका मानसिक तरीके से प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है, उसको बीमारी होती है। उन्हीं बीमारियों को अपन कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। अब जो लोग दोस्तों इस बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोगों का हम ध्यान रखें या उनका हम सपोर्ट करें, उसके लिए दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है इस सेरिब्रल पाल्सी डे। कब, 6 अक्टूबर को। कब, 6 अक्टूबर को दोस्तों ये हम हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, 2024-25 में दोस्तों ईरानी कप जीतने वाली मुंबई टीम के कप्तान कौन थे। 2024-25 में ईरानी कप जीतने वाली मुंबई टीम के कप्तान, तो मुंबई टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों, अजिंक्य रहाणे। कईयों को ये पता नहीं होगा कि दोस्तों ईरानी ट्रॉफी होती क्या है। ईरानी जो आपकी ट्रॉफी है वो होती क्या है, तो दोस्तों इसका संबंध किससे होता है, इस ट्रॉफी का संबंध होता है क्रिकेट से। अब क्या होती है ईरानी ट्रॉफी, में आपको बताता हूँ दोस्तों। हर साल रणजी ट्रॉफी का गेम होता है, अगर आपको पता हो। कौन सी ट्रॉफी होती है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का गेम होता है। ये एक टाइप का टेस्ट मैच ही होता है, लेकिन जनरली इंटरनेशनल टेस्ट मैच 5 दिन चलता है, और जो अपने इंडिया में टेस्ट मैच खेला जाता है अपने नेशनल लेवल पर, वो 4 दिन का होता है, और उस टूर्नामेंट का नाम होता है रणजी ट्रॉफी। दोस्तों जो भी टीम उस साल रणजी ट्रॉफी जीतती है, ठीक है, जितने भी भारत के राज्य सबकी टीमें खेलती है, उसमें फाइनली जो रणजी ट्रॉफी जीतता है, जो भी राज्य जीतता है, फिर क्या किया जाता है, उस राज्य का लास्ट में एक मुकाबला करवा, रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद क्या करवाया जाता है, उस रणजी टीम विनर ट्रॉफी का मुकाबला करवाया जाता है। भारत की बची हुई जितने भी राज्यों की टीमें थी ना, जो इस बार जीत नहीं पाई, उनमें से जो भी अच्छे खिलाड़ी जिन्होंने इस टूर्नामेंट में रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था, उनको छाड़कर 11 लोगों की टीम बनाई जाती है और उनको बढ़ाया जाता है रणजी ट्रॉफी के विनर से। उस ट्रॉफी का नाम होता है दोस्तों ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी कब खेली जाती है, रणजी ट्रॉफी के बाद। इसमें मुकाबला किसके बीच में होता है, इसमें मुकाबला होता है दोस्तों रणजी टीम विनर वर्सेस शेष भारत, रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में दोस्तों ये टूर्नामेंट खेला जाता है। इसी को बोलते हैं ईरानी ट्रॉफी। और मजे की बात है 2023 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता दोस्तों, 2023 की दोस्तों रणजी ट्रॉफी का अगर आपसे पूछा जाए विनर कौन था, तो दोस्तों वो था आपकी मुंबई। कौन थी 2023 की रणजी ट्रॉफी की अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों विनर कौन थी, है ना। हालांकि 2023 बोल दो या फिर 23 ही बोलूंगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट हुआ था शायद जनवरी 2024 में। और इसका दोस्तों जो विनर था वो थी आपकी, कौन थी दोस्तों, वो थी आपकी मुंबई। कौन थी दोस्तों इसकी विनर, इसकी विनर थी मुंबई। और याद रखना ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुंबई ने कितनी बार दोस्तों रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है, 42 बार। 42 बार दोस्तों रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है। किसने, वो जीता है दोस्तों आपके मुंबई ने। अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, तो मुंबई ने जीती है। तो ऑब्वियस सी बात है ईरानी कप का किसके बीच में खेली जाएगी, तो मुंबई वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। और मुंबई के कैप्टन थे कौन, अजिंक्य रहाणे। और मजे की बात यह है कि ईरानी ट्रॉफी भी जीत ली दोस्तों, किसने जीती, वो जीती आपके मुंबई ने। किसने जीती, मुंबई ने। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा क्या कहानी नहीं। अगला, अक्टूबर 2024 में भारत मालदीव को कितनी मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने में सहमत हुआ। इन अक्टूबर 2024 इंडिया हैज एग्रीड टू प्रोवाइड अ करेंसी स्वैप फैसिलिटी ऑफ हाउ मच टू मालदीव्स। तो ये एक बेसिक सा फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ये जिसने करंट पढ़ा होगा वही बता पाएगा दोस्तों। लगभग $400 मिलियन। याद रखना दोस्तों 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख। क्या होता है, 1 मिलियन बराबर क्या होता है दोस्तों, 10 लाख। ठीक है, तो या तो बोल दो 410 लाख, 400 इंटू 10 लाख, पर ऐसे थोड़ा क्या बोले 410 लाख, तो अपन 10 लाख को जनरली क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो $400 मिलियन दोस्तों मालदीव से हमने हमारी करेंसी को क्या किया है, स्वैप किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। इन अक्टूबर 2024 निम्नलिखित में से किस आरबीआई डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है, 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपके एम राजेश्वर राव। अच्छा, मैं मजे के लिए बात बता देता हूं आप लोगों को,
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का कौन सा बैंक है दोस्तों? सेंट्रल बैंक है, बोले तो केंद्रीय बैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है आपके मुंबई के अंदर। ठीक है, वहां पर कौन बैठता है दोस्तों? वहां पर एक तो बैठता है गवर्नर, एक आरबीआई का हेड होता है दोस्तों, गवर्नर। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास आरबीआई के क्या दोस्तों? गवर्नर है। जबकि याद रखना आरबीआई में 4 क्या होता है दोस्तों? आरबीआई में 4 दोस्तों क्या होते हैं? डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में 4 क्या होते हैं दोस्तों? डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। अब वो दोस्तों 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन है? ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं यही के यही हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन है जो आरबीआई का वर्तमान में डिप्टी गवर्नर नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन है। तो याद रखना कौन कौन है दोस्तों? माइकल पात्रा, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमडी पात्रा, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, इसको शॉर्ट में कई बार टी रविशंकर, तवन रविशंकर भी बोलते हैं, और जे स्वामीनाथन। ये चारों के चारों वर्तमान में दोस्तों आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है। उनमें से भी हाल ही में 1 साल के लिए कार्यकाल किसका बढ़ाया है? तो उत्तर आएगा दोस्तों एम राजेश्वर राव का। एम राजेश्वर राव का दोस्तों 1 साल के लिए कार्यकाल और बढ़ाया गया है। और बाकी वर्तमान में यही दोस्तों आरबीआई के 4 डेप्यूटी क्या है दोस्तों? गवर्नर है। कौन? एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और जे स्वामीनाथन। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोस्तों यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क के किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली में हमसफर नीति की शुरुआत किसने की है? तो हमसफर नीति की शुरुआत, अब दिखती सी बात है यार, यहां बात नेशनल हाईवे की हो रही है और नेशनल हाईवे मिनिस्टर कौन है दोस्तों? नितिन गडकरी। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इस योजना या इस पॉलिसी को किसने शुरू किया होगा? तो दोस्तों नितिन गडकरी ने, नितिन गडकरी ने। तो इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए थैंक यू।